जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे हार्ट और ब्लड। आज हम लोग टॉपिक जो स्टार्ट करने वाले हैं ब्लड, इसके बारे में ब्लड के बारे में सीपीएस यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आप लोगों का दो टॉपिक कार्डियक और वेसल्स के बारे में आप लोग अच्छे से जान चुके हैं अब तक। अब जो तीसरा पॉइंट है ब्लड, उसके बारे में हम लोग को जानना है ना। क्या पॉइंट है? ब्लड। सबको पता है कि ब्लड क्या होता है ना? ब्लड के बारे में जानना जरूरी है क्या? है जरूरी है ना, क्योंकि हमारे पूरे ब्लड वेसल्स में ब्लड दौड़ रहा है। अब ये ब्लड है क्या, है ना? क्या चीज है ब्लड? क्या है ब्लड? हमारे शरीर का, है ना, हमारे शरीर का इम्पोर्टेंट फ्लूइड है ना? फ्लूइड है ना, ब्लड क्या है? फ्लूइड है यानी द्रव, हमारे शरीर में पाए जाने वाला इम्पोर्टेंट फ्लूइड जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। कौन से टिश्यू से? कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है ना। तो ब्लड किससे बना हुआ है? कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है, जो हमारे शरीर के लिए इम्पोर्टेंट फ्लूइड है ना। क्या है? इम्पोर्टेंट फ्लूइड है। क्यों इम्पोर्टेंट फ्लूइड है? क्यों इम्पोर्टेंट फ्लूइड है? ब्लड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर ब्लड की कमी हुई तो बहुत सारा प्रॉब्लम, डेथ भी हो जाता है। तो ब्लड क्या है? हमारे शरीर का, है ना। ब्लड हमारे शरीर का महत्वपूर्ण या महत्वपूर्ण द्रव्य है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है ना। कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। जब आप लोग टीवी पढ़ाए थे तो बताया कि कनेक्टिव टिश्यू से क्या क्या बना हुआ है? ब्लड बना हुआ है, लिम्फ बना हुआ है ना। उसके बाद बोन बना हुआ है। ये सब किससे? कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या है तो बताने की जरूरत नहीं है। कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर क्या है बताने की जरूरत है नहीं ना। कनेक्टिव टिश्यू क्लियर है क्या होता है कनेक्टिव टिश्यू? सेल एक से क्लोजली टाइट नहीं रहता है, बट सेल के साथ फाइबर्स रहते हैं ना, और डिफरेंट सेल फाइबर्स होते हैं और फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं, इससे भी कनेक्टिव टिश्यू बनता है ना। अब क्या है? ब्लड को क्या? ब्लड को फ्लूइड ऑफ लाइफ भी कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है फ्लूइड ऑफ लाइफ? फ्लूइड ऑफ लाइफ क्यों कहा जाता है? क्यों जरूरत है लाइफ करने का? क्यों जरूरत है लाइफ करने का फ्लूइड को, ब्लड को? लाइफ का मतलब क्या होता है? हमारा लाइफ कब तक है? जब तक हम ऑक्सीजन ले पा रहे हैं, है ना। अब ब्लड को फ्लूइड ऑफ लाइफ क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये ब्लड, है ना, इसको लिख लीजिए, क्योंकि ब्लड क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, जिस कारण ये क्या है? ब्लड का कहते हैं, इसको फ्लूइड ऑफ लाइफ कहते हैं। इसकी लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे ये ऑक्सीजन का, है ना। ये ऑक्सीजन कौन कैरी कर रहा है? ऑक्सीजन कौन कैरी कर रहा है? ब्लड कर रहा है। तो फ्लूइड ऑफ लाइफ किस केस में हुआ? क्योंकि ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है ना। जब ये ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है तो क्या हुआ? हमारे लाइफ का फ्लूइड हुआ, है ना। ठीक है, समझ में? अब दूसरा पॉइंट कि ब्लड को क्या? फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता है ना। फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता है। अब फ्लूइड ऑफ ग्रोथ क्यों कहा जाता है? फ्लूइड ऑफ ग्रोथ क्यों कहा जाता है? इससे क्या मतलब है? फ्लूइड ऑफ ग्रोथ से, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ से क्या मतलब है? बढ़ना, है ना। अब क्यों कहा जाता है बढ़ना? क्योंकि ब्लड क्या कर रहा है? जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं यानी कि पोषक तत्व हैं उसको ये कैरी कर रहा है। और जब ये उस न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व ये कैरी कर रहा है, कैरी करके किसके पास पहुंचा रहा है? हर एक कोशिकाओं के पास
पहुंचा रहा है, जिससे कोशिका क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है, बढ़ रहा है। इसीलिए इसको यानी कि ब्लड को फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी कहते हैं, है ना। क्यों कहते हैं फ्लूइड ऑफ ग्रोथ? क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स को कैरी कर रहा है ना। और न्यूट्रिएंट्स महत्वपूर्ण है सेल के डेवलप के लिए, है ना। सेल के डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट्स तो जरूरी है, इसीलिए क्या कहा जाता है, ब्लड को फ्लूइड ऑफ ग्रोथ भी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट आता है कि ब्लड को फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहा जाता है। अब ये हेल्थ का क्या मतलब है? फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहा जाता है ब्लड, है ना। अब फ्लूइड ऑफ हेल्थ क्यों कहा जाता है? हमारे शरीर का हेल्थ मतलब क्या होता है? हेल्थ मतलब स्वास्थ्य मतलब क्या होता है? जब हमारा शरीर पूरा फिट एंड फाइन है, किससे मेंटली भी, इमोशनली भी और फिजिकली भी, तो हमारे शरीर में क्या होता है कि बहुत सारा केमिकल रिएक्शन होता है। हमारे शरीर में केमिकल एक्शन होता है, मेटाबॉलिक एक्शन होता है, जिसमें कि बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, हमारे शरीर से रिलीज होता है। अब उस वेस्ट प्रोडक्ट को, है ना, अब वो वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारे शरीर से बाहर निकल रहा है किडनी के थ्रू, वहां उस वेस्ट मटेरियल को कौन ला रहा है? ब्लड ला रहा है ना। तो अब क्या हो रहा है, ये हमारे शरीर से जितने भी मेटाबॉलिक वेस्ट है ना, मेटाबॉलिक वेस्ट मतलब हमारे शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही है, उससे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है हमारे शरीर में, वो क्या हो गया, मेटाबॉलिक वेस्ट हो गया। अब उस वेस्ट को ये कैरी करके, है ना, कहाँ पहुंचा रहा है? रीनल के पास यानी किडनी के पास पहुंचा रहा है, और किडनी उस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल रही है ना, ब्लड के थ्रू जा रहा है ना। तो वो वेस्ट प्रोडक्ट भी कहाँ है? वेस्ट प्रोडक्ट भी ब्लड के थ्रू ही क्या हो रहा है, ट्रेवल हो रहा है। तो हेल्थ में क्या होगा कि मेटाबॉलिक वेस्ट, है ना, क्या हो रहा है कि मेटाबॉलिक वेस्ट ब्लड के थ्रू ही, या ब्लड के थ्रू ट्रेवल हो रहा है, जो किडनी से होकर बाहर निकल जा रहा है ना, बाहर जा रहा है। अब अगर ब्लड नहीं रहेगा तो जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है ना, जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो कैसे ट्रेवल करेगा, वो कैसे किडनी के पास पहुंचेगा? कैसे पहुंचेगा? नहीं पहुंच पाएगा। तो इसीलिए ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। ब्लड हो गया फ्लूइड ऑफ लाइफ, जो कि ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है, फ्लूइड ऑफ ग्रोथ, ये न्यूट्रिएंट्स को कैरी कर रहा है, फ्लूइड ऑफ हेल्थ, हमारे शरीर का जितना भी मेटाबॉलिक वेस्ट है वो क्या कर रहा है, ट्रेवल करके किडनी के पास पहुंचा रहा है, और वो किडनी उसको क्या कर रहा है, छान कर बाहर निकाल दे रही है ना। तो ब्लड का ना, हमारे शरीर में बहुत सारा फ्लूइड है ना, हमारे शरीर में बहुत सारा फ्लूइड है। उस फ्लूइड में एक फ्लूइड क्या है, ब्लड है ना। एक फ्लूइड क्या है, ब्लड है ना। यहाँ तक समझ में आ गया? समझ में आ गया, है ना। अब तो ये समझ में आ गया कि ब्लड जो बना हुआ है कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ है। अब ब्लड का कंपोजिशन क्या है ना। ब्लड का कंपोजिशन क्या है? ब्लड का कंपोजिशन यानी कि ब्लड में क्या क्या चीज मिला हुआ है। तो ब्लड में 2 चीज मिला हुआ है। क्या है? एक क्या है, प्लाज्मा है, यानी एक क्या है, प्लाज्मा है, और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, ब्लड सेल है ना, सेल। ठीक है, एक क्या है, प्लाज्मा है, और दूसरा क्या है, कोशिका है। अब ये प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा के कारण ही ब्लड क्या है,
हमारे पूरे शरीर में दौड़ रहा है। अगर सिर्फ उसमें सेल होता, यानी अगर सिर्फ ये सेल होता तो क्या होता, तो कभी भी जो हमारा ब्लड है जो ट्रेवल कर रहा है हमारे पूरे शरीर में, वो ट्रेवल नहीं कर पाता। कर पाता क्या? नहीं ना, नहीं कर पाता ना। अब अगर कीचड़ है कहीं ना, कीचड़ अब जहाँ पर ज्यादा ठोस कीचड़ है वो तो फ्लो नहीं करता है, नहीं करता ना। अब आप पानी में वो उस कीचड़ को आप डाल दीजिए, है ना, थोड़ा सा कीचड़ को डाल दीजिए, वो गंदा पानी हो गया। अब जब वहाँ पर पानी का मात्रा ज्यादा है, वो क्या कर रहा है, कीचड़ को भी अपने साथ बाहर ले जा रहा है, ले जा रहा है ना। वही कंडीशन है। तो अब यहाँ पर जिसको कीचड़ को पानी का समझ लीजिएगा, ये फॉर एग्जाम्पल था समझाने के लिए कि कहीं पे कीचड़ ऐसे निकाल दी वहाँ पर पानी की मात्रा कम है तो एक सही रह जा रहा है, लेकिन जब जहाँ पर पानी की मात्रा ज्यादा है, फ्लो हो रहा है ना, तो वो नली से, जैसे नली है, नली से होते बहुत सा कीचड़ गंदगी जा रहा है। तो उसी तरह यह है कि प्लाज्मा क्या है, वाटर मतलब कि फ्लूइड है। प्लाज्मा क्या है, फ्लूइड है। और सेल क्या है, सेल क्या है, कोशिका का, यानी ठोस है। अगर सिर्फ ब्लड में सेल होता तो ये ट्रेवल नहीं कर पाता, यानी ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाता। तो इसीलिए क्या है, प्लाज्मा इसमें मौजूद है ना, प्लाज्मा इसमें मौजूद है। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या है कि ब्लड सेल है ना, कितने तरह का सेल होता है ब्लड में, कितने तरह का सेल होता है, कितने तरह का सेल होता है। एक तो क्या हो गया, आरबीसी, दूसरा क्या हो गया, डब्ल्यूबीसी, और तीसरा क्या हो गया, प्लेटलेट, है ना। सबको ये नाम पता होगा। फुल फॉर्म क्या है समझ आ रहा है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और ब्लड सेल। अब क्या है, साइंटिफिक नेम में आरबीसी को क्या करते हैं, आरबीसी को क्या करते हैं, इरिथ्रो या इरिथ्रोसाइट, है ना। क्या कहते हैं इसको, इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, ल्यूकोसाइट, है ना। डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट को क्या करते हैं, थ्रोम्बो, प्लेटलेट को क्या करते हैं, थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट को क्या करते हैं, थ्रोम्बोसाइट। इस तरह का सेल है। सारे सेल को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, सारे सेल को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहले आज हम लोग इसको क्लियर करते हैं, प्लाज्मा। अब क्या है कि प्लाज्मा है ना, प्लाज्मा है। प्लाज्मा के साथ एक और शब्द जुड़ता है, क्या, सीरम, है ना, सीरम। ये दोनों ही क्या है, द्रव है। अब प्लाज्मा, अब आप पूछे कि क्या प्लाज्मा और सीरम दोनों एक ही है, आंसर क्या होगा, क्या प्लाज्मा और सीरम दोनों एक ही है, तो आंसर क्या होगा। कभी टेस्ट करते हुए देखे हैं क्या, अगर कभी इंजेक्शन में ब्लड कलेक्ट करें, है ना, ब्लड कलेक्ट करने के बाद अगर उस ब्लड को आप छोड़ दें, है ना, ब्लड को अगर छोड़ दें तो छोड़ने के बाद क्या होता है कि जो भी रेड सेल है क्या होता है, नीचे की तरफ बैठ जाता है, होता है नीचे की तरफ वो बैठ जाता है। और क्या होता है, ऊपर की तरफ जो आपको दिखता है तैरता हुआ, है ना, वाटर के जैसा, वही क्या होता है, वही क्या होता है, प्लाज्मा होता है। वही क्या होता है, प्लाज्मा होता है। अब सीरम क्या है, प्लाज्मा में वाटर भी है, सॉलिड भी है ना, क्या है, प्लाज्मा में वाटर भी है, सॉलिड भी है। सॉलिड दोनों कार्बनिक और अकार्बनिक, यानी कि क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों सॉलिड्स हैं। बट सीरम में क्या होता है, सीरम सब पूरे मतलब प्लाज्मा के जैसे होता है, लेकिन सीरम में क्या, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन नहीं होता है। क्या नहीं होता है, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन ये सीरम में नहीं होता है। तो क्या है कि अगर ऐसे हम प्लाज्मा सीरम निकालना है तो उसको क्या करते हैं, ब्लड को क्लॉट होने के लिए छोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि प्लाज्मा सीरम निकल जाता है। बट अगर हम लोगों को केमिकली निकालना
होता है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन में क्या होता है, घूर्णन गति लगता है। क्या लगता है, घूर्णन गति लगता है। क्या होता है, एक गोल सा मशीन होता है ना, गोल सा मशीन होता है। क्या होगा, जितना भी आपको ब्लड को सीरम प्लाज्मा कुछ भी निकालना है ना, ऑटोमेटिक तो ऐसे निकल रहा है। जब बहुत देर तक छोड़ दे रहे हैं तो वो क्या हो जा रहा है, एयर के कांटेक्ट में वो क्लॉट हो जा रहा है ना, सेल क्या हो जा रहा है, क्लॉट हो जा रहा है। अब अगर सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, ये क्या है, इसमें मशीन है और ये क्या हो रहा है, इसमें घूर्णन गति लग रहा है। क्या हो रहा है, घूर्णन गति लग रहा है। जब घूर्णन गति लगता है, इसमें फोर्स लगता है और फोर्स के कारण क्या होता है, जो भी ठोस है, सेल है, वो क्या होता है, एक जगह इकट्ठा होकर वो जम जाता है। फॉर एग्जाम्पल, घर में कभी भी आप दही बनते हुए देखते होंगे, है ना, मछली से दही बनते हुए देखते होंगे, खाली बनते हुए देखते हुए, मक्खन निकालते हुए, उसमें क्या होता है, जब मक्खन रहता है ना, जब मक्खन को मथते हैं तो वो पूरा बटर रहता है, बट लेकिन जब उसको मथना स्टार्ट करते हैं, कुछ देर के बाद हम लोग को क्या देखने के लिए मिलता है कि जितना भी मक्खन है ना, उसका मलाई एक जगह क्या हो रहा है, इकट्ठा हो रहा है और उसका जो वाटर है, उसका जो पानी है, वो क्या हो रहा है, उसके आसपास निकल चुका है ना। तो क्या दर्शाता है, जो भी पानी है वो क्या हुआ कि आसपास निकल गया और जो भी ठोस है, यानी ये था कण, बड़ा कण था, अणु था, वो क्या हुआ, एक जगह इकट्ठा होने लगा। इसमें भी यही होता है कि प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा में क्या है, वाटर है ना, वाटर है। तो जो भी इसका भी अणु बड़ा है, यानी कि जो भी एलिमेंट बड़ा है, जैसे कोशिका है, कोशिका का जो डायमीटर होगा, वो क्षेत्र होगा, वो क्या हो रहा है, एक जगह इकट्ठा होके वो क्या हो जा रहा है, एक्यूमुलेट हो जा रहा है और वाटर यानी कि प्लाज्मा के चारों बगल आ जा रहा है। तो जो बैठा हुआ सब्सटेंस हो गया, वो क्या हो गया, सेल हो जाएगा। उसमें सेल तीनों से तरह का सेल होगा और जो बॉडी सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, प्लाज्मा होगा। अब इन्हीं को देख लीजिए, दोनों का अगर आप अलग कर लेंगे, है ना, दोनों का अगर आप अलग कर लेंगे, प्लाज्मा को अलग कंटेनर में निकाल लिए और सेल को अलग कंटेनर में निकाल लिए। अब अगर हम लोग चाहेंगे कि जो सेल है, यानी जो जमा हुआ निकला, उसको फिर वो अगर ट्रेवल करवाना चाहे तो कभी ट्रेवल करेगा, नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि वो ठोस हो चुका है। वो तब तक ट्रेवल कर पा रहा था जब तक उसमें प्लाज्मा मिला हुआ था, है ना। जब तक प्लाज्मा मिला हुआ था तो वो द्रव्य के रूप में था। जैसे ही उसमें से प्लाज्मा निकल गया तो क्या हो गया, ठोस हो गया ना, तो अब वो ट्रेवल नहीं कर सकता है ना। यहाँ पे समझ में आया, समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना। हाँ, प्रोटीन है ना, प्रोटीन है, बहुत सारे प्रोटीन है। अभी हम लोग क्या प्लाज्मा में क्या क्या पाए जा रहे हैं तो हम लोग देखते हैं, है ना। मिला दें, यहाँ क्या है, प्लाज्मा का कंपोजिशन, है ना। कंपोजिशन में क्या देखते हैं, सॉलिड से कितना 7 to 8% तक इसमें सॉलिड होता है। वाटर जो है 90 to 93% तक इसमें वाटर होता है और गैस होता है ना। गैसेस में क्या है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है और नाइट्रोजन, ये तीन तरह की गैसेस प्रेजेंट है। वाटर में तो सिंपली वाटर ही होगा। अब सॉलिड्स में हम लोग देख लेते हैं सॉलिड्स में क्या क्या होता है। सॉलिड्स में क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस है और क्या है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, है ना। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में क्या क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन, है ना। प्लाज्मा प्रोटीन यानी कि प्लाज्मा में जो प्रेजेंट प्रोटीन है उसको क्या कहेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन है। कौन कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है, एल्बुमिन है, ग्लोबुलिन है और फाइब्रिनोजेन, है ना। कौन कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन। अगला क्या है, एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड क्या होता है, प्रोटीन का सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, एमिनो एसिड होता है। तो दोनों तरह का एमिनो एसिड, इसेंशियल और नॉन इसेंशियल। इसेंशियल का मतलब होता है कि जो हमें खाद्य पदार्थ से लेने की आवश्यकता होती है वो इसेंशियल होता है। नॉन इसेंशियल क्या होता है, जो हमारा शरीर खुद ही वो एमिनो एसिड बना ले रहा है, वो क्या हो गया, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। टोटल 20 तरह का एमिनो एसिड हमारे शरीर में पाया जाता है ना। अब अगला क्या, कार्बोहाइड्रेट होता है, ग्लूकोज हमारे ब्लड में प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है।
प्लाज्मा में प्रेजेंट है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस क्या है? सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, बाइकार्बोनेट है, क्लोराइड है, फास्फोरस है, आयोडीन है, आयरन है, कॉपर है ना। तो कभी अगर जांच करवाने के लिए जाएंगे, है ना, जांच करवाने के लिए कभी जाएंगे तो उसमें ये सब का जरूरत जांच करवाने की जरूरत होता है, वहाँ पर कौन सा सब्सटेंस लिया जाता है? सीरम को लिया जाता है ना, सीरम को लिया जाता है। तो सीरम कहता है ना, सीरोलॉजी जांच है प्लाज्मा, तो वहाँ पर हमें होल ब्लड को लेने की आवश्यकता नहीं है ना, यहाँ पर हमें होल ब्लड को आवश्यकता है, वहाँ पर सेल की आवश्यकता नहीं है, हमको सेल लेने की आवश्यकता नहीं है ना। तो वहाँ पर क्या होगा? तो उसमें जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑर्गेनिक सब्सटेंस का अगर हम लोग को देखना है कि बॉडी में कितना होना चाहिए, उसके लिए प्लाज्मा निकाला, प्लाज्मा निकालने के बाद ये देखा जाता है उसमें कितना अमाउंट में प्रेजेंट है, सोडियम कितना है, कैल्शियम कितना है, पोटेशियम कितना है ना। तो अगर कभी डॉक्टर बोलते हैं कैल्शियम का ज्यादा हुआ, जो नॉर्मल रेंज है उससे अगर कम ज्यादा होगा, पता चल गया कि अगर प्लाज्मा में इतना है, हमारे शरीर कितना जा रहा है ना, समझ में आया। जैसे कि लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं, है ना, क्या करवाते हैं? लिपिड प्रोफाइल करवाते हैं। अब लिपिड प्रोफाइल करवाने जाते हैं तो लिपिड कितना है, हमारे ब्लड में कितना दौड़ रहा है, ज्यादा रहेगा तो वो क्या होगा, हमारे ब्लड में सच में कितना जलना स्टार्ट हो जाएगा ना। तो ये सारा जांच ब्लड के थ्रू होता है, होता है ब्लड, ये सारा जांच ब्लड के थ्रू क्यों होता है? क्योंकि ये ब्लड में प्रेजेंट है, ब्लड में प्रेजेंट है तभी तो ब्लड के थ्रू ये सारा जांच होता है ना, अदरवाइज नहीं होता ना। समझ में आ गया? आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं ना। तो प्लाज्मा समझ में आ गया। अब ये सीरम की पहले बता दिए थे, प्लाज्मा और सीरम में बस बेसिक अंतर क्या है कि सीरम में ये प्लाज्मा सीरम में जो है ये हाइड्रोजन नहीं पाया जाएगा, तो सीरम क्या हो जाएगा? लिख देना, फॉर्मूला लिख दीजिए, सीरम इक्वल टू प्लाज्मा माइनस हाइड्रोजन, है ना, क्या हाइड्रोजन, यानी बस हाइड्रोजन नहीं होगा, वही क्या कहलाएगा? सीरम कहलाएगा, है ना, वही क्या कहलाएगा? सीरम कहलाएगा। और हाइड्रोजन का काम कहाँ होता है? ब्लड क्लॉट में हाइड्रोजन का काम होता है ना, ब्लड क्लॉट एक हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा और क्या होगा? ब्लड क्लॉट करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे समझ में? प्लाज्मा समझ गए कि प्लाज्मा में क्या क्या चीज। अब अगर पूछा जाए कि ब्लड का फंक्शन क्या है, क्या क्या है? तो ब्लड का फंक्शन क्या क्या आएगा? रेस्पिरेशन में फंक्शन आएगा कि ऑक्सीजन को पहुंचाना, न्यूट्रिशन में फंक्शन आएगा कि न्यूट्रिएंट्स हर जगह पहुंचा रहा है, वाटर बैलेंस में फंक्शन आएगा कि वाटर बैलेंस कर रहा है, और टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है, एसिड बेस बैलेंस कर रहा है ना। ये सब क्या हो जाएगा? फंक्शन आ जाएगा, है ना। तो अगर लिखते हैं क्या फंक्शन ऑफ ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड क्या आएगा? क्या आएगा? पहला बताइए, जल्दी बताइए क्या बताना। तो वो होगा फंक्शन जाएगा रेस्पिरेटरी फंक्शन, है ना, रेस्पिरेटरी फंक्शन। अब रेस्पिरेटरी फंक्शन कैसे होगा? रेस्पिरेटरी फंक्शन कैसे होगा? कैसे होगा रेस्पिरेटरी फंक्शन? हाँ, ऑक्सीजन को सेल में पहुंचा रहा है, सेल में पहुंचाना, ये क्या हो गया? रेस्पिरेटरी फंक्शन हो गया। दूसरा क्या हो गया? न्यूट्रिएंट्स को सेल में